गुड इवनिंग गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्विकली मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए। इज इट ओके? इज एवरीथिंग फाइन? आई थिंक ऑल ओके, राइट? गुड इवनिंग। So here we have in class Akshu, Prince, Neha, Ayush, and some must be on the way. Yes, yes. Okay, so today's lecture will gonna be really interesting and important because कंपनीज एक्ट हम सबने पढ़ लिया है। ओके, और कंपनीज एक्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सी, हर बच्चा जो पढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं दिमाग में ये डाउट जरूर होता है ना कि यार एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आने वाला है। हमें पढ़कर तो हो गया, बट विल वी बी एबल टू आंसर आर दीज क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं? तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कैसे। और फ्रेंड्स, आप इंदौर आ रहे हो, वेलकम वेलकम। ठीक है, करें स्टार्ट। रेडी हो सब लोग? बोलो बोलो बोलो, एवरीवन रेडी और नॉट? भाई एक चीज करनी है सबको, जिस मूवमेंट पे लगे यार सेशन में बड़ा मजा आ रहा है ना, उसी मूवमेंट पे तुम लोग को सबसे पहले ये वीडियो करना है लाइक। ठीक है? ओके। सबसे पहले मैंने इस सेशन का नाम रखा है प्रैक्टिस सेशन, लेकिन व्हेनेवर वी आर अबाउट टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से पहले हमें ये बताना होता है कि भैया किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस है, पहली चीज। दूसरा, जो भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अटेंड दोज क्वेश्चंस। तो चलो सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये बता देती हूँ, अरे ये नहीं, हाँ, ये बता देती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसा। सी, अगर हम सीए एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं तो मार्किंग स्कीम वाइज यहाँ पर 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस होंगे। इट कुड बी लाइक अ 4 मार्क्स क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट टू 2 मार्क्स ईच। देन यू विल फाइंड इवन 3 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क्स का 3 और 2 में डिवाइडेड हो सकता है, 3 और 3 के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, यू नो। देन कॉमनली 4 मार्क्स के काफी क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के भी आते हैं, आने को 6 और 7 के भी आते हैं, बट कंपेरेटिवली कम होते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, जो 6 मार्क्स और 7 मार्क्स के लिए पूछे जाए। ये तो ये मार्किंग स्कीम। नाउ द नेक्स्ट सवाल इज, क्या सारे सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, यानी क्या सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे? आंसर इज नो। तो दूसरा कौन सा क्वेश्चन होता है इनडायरेक्ट? नहीं, उसे हम कहते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सो व्हाट आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस? तो उस पर बात करते हैं। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस जिसमें डायरेक्टली आपसे कुछ 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 पूछा हुआ है और आपको अगर एग्जैक्टली प्रोविजंस याद है तो आप वो प्रोविजन एक्सप्लेन कर दो। सो दीज आर दोस प्रोविजन बेस्ड सवाल। ओके, केस स्टडी बेस्ड के अंदर एक लंबी चौड़ी कहानी होती है रिगार्डिंग, यू नो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, एंड देन उसका कोई रेप्लिकेशन। अब आप उस पर कमेंट करो। सो दीज आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर आपको पहले केस को समझना पड़ेगा, ओके, फिर प्रोविजन अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप यहां पर हो जज। जज क्या करता है? सामने केस आता है, केस को समझता है, फिर प्रोविजंस बताता है और फिर बताता है मैंने ये डिसीजन लिया।
वही करना है आपको भी। समझे या नहीं समझे यहां तक? ओके। अब मैम कोई राइटिंग पैटर्न है क्या? या देखो सिंपल है। इफ अ क्वेश्चन इज फॉर 2, 3 और 4 मार्क्स, आपको बहुत टू द पॉइंट आंसर करना है, बिकॉज एग्जाम में टाइम कम होता है हमारे पास, है ना। बहुत ही प्रिसाइज आंसर करना है, टू द पॉइंट आंसर करना है, इधर उधर की बकवास नहीं करनी है। एंड यू नीड टू डायरेक्टली रीच टू आंसर। जो पूछा उसका सीधा सीधा जवाब दो और आगे बढ़ जाओ। इफ अ क्वेश्चन इज 5 मार्क्स और अबव, तो हमें क्या करना है? सो इफ इट इज अ 5 मार्क्स और अबव, देन build your answer with all relevant provisions। जो भी पूछा उसके आसपास का जो भी आपको रेलेवेंट लग रहा है ना, वो सारे रेलेवेंट प्रोविजंस तुमको लिखने हैं। नंबर 2, अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना, CSB केस स्टडी बेस्ड, तो उस केस में हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? हमें प्रोविजंस बताने हैं, हमें फैक्ट्स ऑफ द केस बताना है, और हमें कंक्लूजन भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल आई डू एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। इज इट क्लियर? मैम ये सब हम कैसे करेंगे, क्या होगा? यू नो वी हैवंट डन एनीथिंग, तो इसलिए तो आज का सेशन है। ओके, द रीजन वाई we do have so many practice sessions is this only, है ना। नहीं तो क्या ही रेलेवेंस है बताओ। ओके, सो लेट अस मूव टू अवर यस। तो अभी तक जो जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जो मॉड्यूल में है, जो आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज में है, ये उसका कंपाइलेशन है। अब ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय गारंटी कंपनी? State the similarities and dissimilarities between guarantee company and the company having share capital। तो हमें सबसे पहले ये देखना है गारंटी कंपनी क्या होता है, और हमें डिफरेंस बताना है गारंटी कंपनी और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के बीच में। करें शुरू। चैट में कुछ डाउट्स आ रहे हैं। हाँ जी, क्या है मैम? आप इतने छोटे छोटे पॉइंट्स देते हो, लगता तो सही है, लेकिन कभी कभी लगता है उसका फुल मार्क्स मिलेगा, 100% मिलेगा, है ना। तो ये जो आपके मन में डाउट भी आ रहा है कि हमें मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे पहले तो वो चीज मन से निकालनी पड़ेगी, बिकॉज यू नीड टू सी ना कि आईसीआई कैसे आंसर्स देता है, और आईसीआई जो आंसर्स देता है उसी को हमें बेस्ट पॉसिबल तरीके से यहाँ पर लेना है ना, समझना। ओके, करें स्टार्ट। चलो, तो अब ये वाला क्वेश्चन, इज इट अ डायरेक्ट क्वेश्चन और इज इट अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन? सबसे पहले ये बताओ। अगर सेक्शन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। अगर सेक्शन याद नहीं है तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, याद है तो बहुत ही बढ़िया। नाउ कैन एनीवन टेल मी, इज इट अ डायरेक्ट क्वेश्चन और अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन? तो इट्स अ
डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई घुमाकर बात कर ही नहीं रहा है, सीधा सीधा पूछ लिया गारंटी कंपनी समझा दो। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपनी। तो कभी भी अगर इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन, एग्जाम में आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप एज इट इज लॉ में जो डेफिनेशन लिखा है वही लिखोगे। ओके, मैम ये तो बहुत ही बड़ा दिख रहा है, पर देखो तो सही क्या लिखा है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 221 नहीं याद है मुझे, कोई बात नहीं, मत लिखो। ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस इट, अब एक्चुअली यहां से चालू हो रहा है, एज the company having liability of members limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of being wound off। अगर कंपनी बंद हो गई तो मेंबर्स ने जितना जितना प्रॉमिस किया है उतना उतना वो पे करेंगे। Thus, the liability of the member of the guarantee company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum। Members cannot be called upon the contribution beyond that stipulated sum। Now, हर एक मेंबर ने मेमोरेंडम में एक सम डिफाइन किया हुआ है कि भैया अगर जरूरत पड़ी तो मैं इतना ही पैसा दूंगा, ठीक है। और जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं इतना दूंगा या मैं इतना ही दूंगा या मैं इतना दे सकता हूं, वो जो अमाउंट है उतना ही आप मंगा सकते हो, उससे ज्यादा आप मांग भी नहीं सकते। यू कैन नॉट कॉल बियॉन्ड दैट स्टिपुलेटेड सम। समझ गए? ओके मैम, मुझे ना ये डेफिनेशन एज इट इज याद नहीं होगी, क्या मैं ओन लैंग्वेज में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन फिर आप यहां पर सेक्शन का रेफरेंस नहीं दोगे। फिर हम क्या करेंगे, आप बिल्कुल लिखोगे एज पर कंपनीज एक्ट या एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट द डेफिनेशन एक्सप्लेन्स। ओके, द डेफिनेशन एक्सप्लेन्स। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, मैंने ये नहीं कहा कि ये डिफाइन किया है एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट, मुझे एज इट इज डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। उसकी जगह मैं लिखती हूँ द डेफिनेशन एक्सप्लेन्स, तो मैंने डेफिनेशन क्या क्या एक्सप्लेन कर दी है वो समझा दिया उन लैंग्वेज में। मैम मैंने जनवरी दिया था और मेरे एग्रीगेट 230-40 बन जाएंगे। ओके, लॉ में मुझे लगता है 40+4 कर लूंगा, पर कुछ टिप्स दे दो बेटा। जनवरी में अगर आपने अटेम्प्ट दे दिया है और आपको ऐसा लग रहा है 40+ आ जाएंगे लॉ में भी, तो फिर मैं अभी क्या टिप्स दूं? लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट कृष्णा, है ना? अच्छा यू नो कृष्णा, यू कृष्ण भक्त। ओके ठीक है धन्यवाद सत्यम। बताइए ये चीज समझी या नहीं समझी? आपको जो 2 चीजें मैंने बताई ये समझ के होगी। अब यहां पर हमें डायरेक्टली बुक वाले डिफरेंसेस दे रखे। नाउ आई टेक यू लिटिल अहेड थोड़ा सा, क्योंकि तो मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ये सब तुम्हारे पास है। जो मॉड्यूल से अलग है उस पे लेकर जा रही हूं मैं, और जो थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड भी है ना। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, केस स्टडी बेस्ड के बारे में बात करते हैं। तो ANSC had large income in the form of dividend and interest. In order to reduce his tax liability, he formed 4 private limited company and transferred his investment to them in exchange of their shares. The income earned by the company was taken back by him as pretended loan. Can A be regarded as separate from private limited company he formed? What do you think? बोलो बोलो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब खत्म होगा? यू आर टॉकिंग अबाउट पेड क्लास, राइट सत्यम? सो हमारा जो पेड क्लास चल रहा है ना बेटा, उसके अंदर हम लोग यूनिट 7 पर हैं। तो आप मान के चलिए 5 लेक्चर्स और लगेंगे मुझे, ठीक है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये वीक खत्म होगा, तब तक हमारा ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। एनीवन कैन टेल मी यहाँ कौन सा केस किसके जैसा लग रहा है, ये क्या है? हमने ऐसा सेम केस पढ़ा हुआ है, किसी को केस का नाम याद है? एनीवन? यस या नो लिख लो चैट में, पता तो चले।
डायरेक्ट एग्जाम में कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? मतलब ये मान लो 100 मार्क्स के पेपर में 51 मार्क्स के डायरेक्ट होते हैं, 51 के केस स्टडी बेस्ड होते हैं। क्या बात है प्रिंस, परफेक्ट, वेरी गुड। सो ये जो केस है ये हमें याद दिला रहा है सर डिनशॉ मैनेक्जी पैटेट। ये कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। तो मैंने 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या समझाया था? एनी क्वेश्चन विच इज 5 मार्क्स अबव, तो हमें उसमें पूरी कहानी एक्सप्लेन कर लेनी चाहिए। समझ लो, पूरी की पूरी कहानी हमें समझानी चाहिए, इधर से भी उधर से भी इधर से भी, प्रोविजन जो जो याद है सब बताना चाहिए। तो डिनशॉ मैनेक्जी पैटेट का केस कहाँ था? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल में था, तो पहले हमें कॉर्पोरेट वेल बताना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर इन्होंने देखो ऐसे समझाया। अब ये प्रोविजन नहीं भी लिखते हो ना तुम तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द सैल्मन वर्सेस सैल्मन लिमिटेड लेड डाउन कंपनी is a distinct and separate person from all its members and therefore has an independent corporate legal existence from its members who have constituted company, यानी कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। But under certain circumstances, a separate entity of the company may be ignored by the court. When that happens, the court ignores the corporate entity of the company and look behind the corporate facade and hold the person in control of the management of its affairs liable for the acts of the company. So where a company is incorporated and formed by certain persons only for the purpose of evading taxes, the court have discretion to disregard the corporate entity and tax the income in the hands of appropriate assessees. यहां पर क्या समझा दिया? कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। अब इसी के नीचे इन्होंने लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी समझा दिया। In Dinshaw Manekji Patet case, it was held that the company was not a genuine company at all, but merely SSS himself distinguished that the legal entity is limited. देखो यार इतनी ये सब चीजें ये भाषा नहीं भी लिख सको तो क्या लिखेंगे? In Dinshaw Manekji Patet case, the SSE was earning huge income via interest and taxes, interest and dividend, and he was liable for heavy taxes. However, to reduce the tax liability, he opened some companies, purchases their shares in exchange of dividend, in exchange of the investments. Okay, the income was transferred to the company, and then the company used to receive dividend or interest and then paid back to assessee in the form of unsecured loan. And the companies were not doing anything else. Therefore, the court decided that all these private companies are sham मतलब दिखावा, and corporate veil should be lifted to know the real owner of that income. ठीक है, और फिर हम डायरेक्टली कंक्लूजन लिख सकते हैं इसका। therefore A cannot be regarded as separate from private limited company he formed. समझ गए? राइट मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना 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 लिखना है? नंबर 1, व्हेन यू विल गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस समझोगे, है ना, उतने आंसर्स देख देख के आपको समझ में आने लगेगा कि हमें कितना लिखना है। दूसरा, प्रैक्टिस कर करके, नॉट फरवरी बट मार्च ऑनवर्ड्स मैं आपके वीक के मिनिमम 2 से 3 प्रैक्टिस सेशन लूंगी। सी दिस इज द फर्स्ट सेशन। अभी मैं एकदम से भिड़ते ही तुमको लिखवाने चालू कर दूंगी ना आंसर, यू गाइस विल फील पता नहीं क्या हो रहा है, मैम ने कुछ समझाया ही नहीं, है ना। फैक्ट्स कब लिखना चाहिए, फैक्ट्स कब नहीं लिखना चाहिए, आंसर लिखे कैसे, ये सब बताए बिना मैम ने तो कहा तुम निकालो अपनी नोटबुक और धड़ 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 धड़, पर सिर्फ लिखने से थोड़ी होगा, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम ये प्रैक्टिस सेशंस लेंगे। हर सेशन में अगर 1 घंटे का सेशन होता है तो मैं मान के चलती हूँ मिनिमम हम 30 मार्क्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आई डिड नॉट से कि हम 4 क्वेश्चन करेंगे या 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवाऊंगी तो 10 भी हो जाएंगे, 15 भी हो जाएंगे। जिस दिन 3-4 मार्क्स के होंगे उस दिन कम होंगे, 5 मार्क्स के होंगे तो 3-4 ही होंगे, समझ गए। तो विल गोना डू दैट मच प्रैक्टिस, ओके। नहीं,
ये जो है ना, ये भी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी तुम्हारे ड्राइव पे। मैं एक्चुअली चैट में पिन कर देती हूँ, मैंने जो तुम्हारे लिए ड्राइव लिंक बनाया है यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए। जो पेड वाले हो, तुम्हारे पेड वाला जो ड्राइव लिंक है उसमें मुझे लगता है मैंने डाल रखा है, अगर नहीं होगा तो मैं कल तक डाल दूंगी। ओके, प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चंस डाल दूंगी, डोंट वरी। ऑलरेडी वैसे एमटीबी आरटीपी पीवाईक्यू डले हुए तुम्हारे उसमें। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो विल डू दैट वे। मैं लिंक एक काम करती हूँ, चैट में डाल दूंगी नीचे कमेंट्स में, और कमेंट से वो लिंक ले लीजिएगा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा, तुम्हारे आईसीआई के मॉड्यूल के काफी सारे क्वेश्चंस है इसके अंदर, वो तो आई थिंक तुम लोग को देख के दिख ही रहा होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल, क्या किसी एमटीपी में, क्या किसी आरटीपी में कहीं पर भी एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है क्या? वो भी यहाँ पर आप देख रहे हो सब कुछ मेंशन्ड है, लिखा हुआ। ओके, so I'm gonna put it up for you guys. You guys can just get it printed or whatever you want, and then you can just proceed. अब जैसे मैंने आपको नहीं बोला था 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, अब वो कैसे आते हैं ये देखो। एग्जाम में अभी फिलहाल ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं। So examine the following whether they are correct or incorrect along with the reason. So company being an artificial person cannot own property, cannot sue or be sued. अब आपको बताना ये करेक्ट है इनकरेक्ट है और उसका रीजन देना, तो ये भैया इनकरेक्ट है। व्हाई इज इट इनकरेक्ट? बिकॉज एज पर कंपनीज एक्ट द बेसिक फीचर ऑफ द कंपनी इज दैट कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट कैन ओन इट्स ओन प्रॉपर्टी, इट कैन सू और बी सूड। ठीक है, एज पर सीक्रेट सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझ गए? नंबर 2, अब ये जो 2 मार्क्स का है तो इसमें क्या हो गया, मैंने क्या बोले, एकदम सटीक टू द पॉइंट आंसर, इधर उधर मत घूमो, सीधा आंसर पे पिन पॉइंट करो। देन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 members, ओके, व्हाइल अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 members। ये तो एकदम करेक्ट है, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये तो करेक्ट है। और करेक्ट है तो अब इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ये कहाँ था, सेक्शन नंबर 3 में था, है ना। To incorporate a private limited company, we need minimum 2 members and maximum 200 members. However, to incorporate a public limited company, we need minimum, at least 7 members, and there is no limit to the maximum number of members in a public company. Next, a fixing of common seal on company's document is compulsory. अभी है, नहीं है। Okay. सो आफ्टर 2015 अमेंडमेंट, अब ये याद नहीं है अमेंडमेंट 2015 में आया, तो फिर आप ये लिख सकते हो इनकरेक्ट। एज कॉमन सील इज नाउ ऑप्शनल, अ कंपनी कैन ऑथेंटिकेट इट्स डॉक्यूमेंट और अ कंपनी कैन साइन इट्स डॉक्यूमेंट वाया एनी ऑफ द 2 डायरेक्टर्स, और इफ अ कंपनी हैज अ कंपनी सेक्रेटरी बाय 1 कंपनी सेक्रेटरी एंड 1 डायरेक्टर, है ना, उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी चलता है, तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन भी हम करा सकते हैं। देखा, इनका ना अमेंडमेंट का रेफरेंस तो नहीं दे सकते हो, नॉर्मल समझा दो कि कौन कौन साइन कर सकता है। 2 डायरेक्टर्स कर सकते हैं, एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई? ओके चेष्टा, अच्छा था क्वेश्चन। अभी देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कितना छोटू सा लग रहा है, तो 6 मार्क्स का, तो सोच लो आंसर तो बड़ा हो गई। सो रवि प्राइवेट लिमिटेड हैज बोरोड 5 crores फ्रॉम मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड। हिज डेट इज अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी। ओके, एग्जामिन वेदर द कंपनी इज लायबल टू पे दिस डेट। अल्ट्रा वायर्स है तो क्या होता है, void ab initio। स्टेट द रेमेडी इफ अवेलेबल टू मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड। क्या उनके पास कुछ ऑप्शन है? तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हो, इसके फैक्ट्स बहुत ही छोटे से, तो आप फैक्ट से शुरू कर सकते हो। आपको लगता है नहीं भैया मुझे तो प्रोविजन से ही करना है, वैसे कर लो।
और आपको लगता है नहीं मैं तो सीधा पहले कंक्लूजन लिख दूंगा, वैसे कर लो, कोई ऐसा रूल नहीं है कि पहले क्या लिख रहे हो, अगर सही लिख रहे हो तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, आईसीआई ने, कि पहले फैक्ट्स एक्सप्लेन कर दिए कि रवि प्राइवेट लिमिटेड ने 5 करोड़ बोरो किए मुद्रा फाइनेंस से, ये अल्ट्रा वायर्स था जो कि कंपनी ने बोरो किया वो बियॉन्ड उसकी लिमिट था एज पर मेमोरेंडम। सो दिस एक्ट शेल बी नल एंड वॉइड। अब यार कितनी अच्छी बात होगी, आप सोच रहे हो क्या हुआ, यहां पर इन्होंने ही बोल दिया कि ये जो एक्ट है ये क्या है, नल और वॉइड है। व्हेन वी से इट इज नल एंड वॉइड मतलब अब मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज हो गई है यहाँ पर, है ना। सो वेन एवर वी से इट इज नल एंड वॉइड, नाउ व्हाट इज द गुड थिंग, मतलब ये अब हमें पे करने की जरूरत नहीं है, राइट right? तो अब यहां पर हमने देखो फैक्ट लिख दिया, एक तरह से कंक्लूजन भी लिख दिया। अब हम इसके आगे बता रहे हैं, सो इन कॉन्सिक्वेंस एनी एक्ट डन or any contract is made by the company which travels beyond the power not only to the directors but also company wholly is wholly void and inoperative in law and therefore not binding on the company, उसको हम company bind नहीं कर सकते। So being the act void in nature, there being no existence of the contract between Ravi Private Limited and Mudra Finance Limited. Therefore, company Ravi Private Limited is liable to pay his debt to the limit prescribed in memorandum. ठीक है, जितना मेमोरेंडम में है उसके हिसाब से अब यहां पर क्या होगा, डेट पे करना है। रेमेडी क्या क्या अवेलेबल है, the impact of the doctrine of ultra vires is that the company can either be sued on ultra vires transaction nor it can sue on it। ना तो we can sue और ना ही वो वैसा हो सकता है। Since the memorandum is a public document, it is open to public inspection। Therefore, company which deals with another is deemed to know about the powers of the company। So मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड क्या कर सकती है, यहाँ पे क्लेम कर सकती है विद इन एक्सप्रेस लिमिट जो कि मेमोरेंडम में लिखी हुई। आई बात समझ में, क्या रेमेडी अवेलेबल है। देखो सबसे पहली चीज, अल्ट्रा वायरस है, ना तो सू कर सकते हैं ना ही रिकवर कर सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तुमको पढ़ ही लेना चाहिए था। अब जो जितना मेमोरेंडम में लिखा है आप उतना क्लेम कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। ओके मैम, प्रैक्टिस के लिए क्या करें, एज आई सेड मैं ये क्वेश्चन बैंक का लिंक तुम लोग को दे दूंगी, डेली का 2-2 आंसर्स लिखना चालू करो। देखो एक सिंपल कैलकुलेशन बताती हूँ तुम लोग को, अभी से भी हम एग्जाम का गिनते हैं ना तो मिनिमम तुम्हारे पास इफेक्टिव 70 दिन तो है ही। एक्चुअली दिन तो 80-90 पड़े हुए है ना, लेकिन मैंने 70 दिन क्यों कहा, किस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, किस दिन कोई गेस्ट आ गया, तो मैंने 20 दिन पहले ही माइनस कर दिए। 70 दिन डेली तुम सिर्फ 2 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, तो भी 140 क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। कितने एक्ट है तुम्हारे सिलेबस में, 7, जिसमें से पहला तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसमें मैं कहती हूँ तुम प्रैक्टिस मत ही करो, एक है एलएलपी, उसमें कम भी किया तो चलेगा। ओके तो मान लो तुमने एलएलपी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के 20 भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया तो भी 120 बचा, और मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5। ओके तो भी तुमने हर एक्ट के 24-24 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर ले रहे हो, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। ओके ये है तुम्हारा तरीका लॉ के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने का, देयर इज नो अदर वे। एम आई फाइन, एम आई ओके विद दिस, ये समझ में आया तुम लोग को, कैसे करना है क्या करना है। क्वेश्चंस देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा, कूल, वेरी गुड। ये आंसर भी समझा ना, चलो बढ़ते फिर हम आगे।
अब जैसे ये देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. So state the limitations of doctrine of Inno management under Companies Act 2013. तो कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके हिसाब से इनोर मैनेजमेंट क्या होता है. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है यानी हमें इनोर मैनेजमेंट समझाना चाहिए और उसके लिमिटेशंस तो एक्सप्लेन कर ही देने चाहिए. सो लिमिटेशंस मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एक्सेप्शंस. तो क्या क्या एक्सेप्शंस है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, फॉर्जरी. एक्चुअल नॉलेज क्या होता है, अब यहाँ देख लो आईसीए ने खुद ने ही दूसरा आंसर कर दिया इसका. So the rule does not protect any person when the person dealing with the company has noticed whether actual or constructive of the irregularities. Suspicion of irregularity क्या कहता है, the doctrine has no way reward those who behave negligently where the person dealing with the company has put upon an inquiry, for example whether transaction is unusual and not in ordinary course of business. और फॉर्जरी क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इनो मैनेजमेंट अप्लाई ओनली टू द इरेगुलरिटीज विच माइट अदरवाइज अफेक्ट द ट्रांजैक्शन बट इट कैन नॉट अप्लाई टू द फॉर्जरी विच मस्ट बी रिगार्डेड एज नलिटी. अंडरस्टूड. तो अब यहाँ पर इन्होंने इतना प्रिसाइज आंसर लिखा है एंड सी इट इज आईसीएस सजेस्टेड आंसर. अगर आप इससे एक आध लाइन ज्यादा लिख रहे हो तो फुल मार्क्स मिलने की गारंटी है इफ योर आंसर इज करेक्ट. ओके तो यहाँ पर प्रिंस ने बोला था ना कभी कभी आप बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स देते हो तो हमें लगता है मार्क्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे. सी आईसीआई इटसेल्फ गिव्स सच आंसर्स. ओके चलो तो आज मैंने तुम लोगों ने एक बेसिक स्टार्ट दे दिया है टूवर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर का प्रैक्टिस एक्चुअली नहीं, मैं कहूंगी इसे डिस्कशन. ओके इट वाज जस्ट अ डिस्कशन ऑफ योर क्वेश्चन आंसर्स. ये डिस्कशन हो जा रहा है हमारा. अब आज के सेशन के बाद तुम्हें एक टारगेट बनाना है, मुझे रोज के 2 आंसर्स लिखने हैं. मैं एमटीपी से उठा लूं, मैं आरटीपी से उठा लूं, मैं पीवाईक्यू से उठा लूं, मैं कहीं से भी उठाऊं बट मेरे को उठाना है. डेली एटलीस्ट कितने, 2 क्वेश्चन. समझ में आया. चलो फिर अभी के लिए हम लोग सेशन को एंड करते हैं और आप लोगों से पता कहूंगी सेशन को प्लीज लाइक करो, है ना. इसके कमेंट सेगमेंट में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो. ओके कुछ भी डाउट आए आप मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो. इजीली आपको बहुत जल्दी से आंसर मिल जाएगा वहां पर. ओके ठीक है फ्रेंड्स. चलिए सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. बाय बाय.